बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से हैं, एक नए एक्सप्रेसवे एपिसोड के साथ, और इस उम्मीद के साथ कि आपने कल मुझे मिस भी किया होगा। मैं हूं इमरान हसन और मैं हूं हिना आदिल। बिल्कुल इमरान, हमने आपको बहुत मिस किया कल। पता नहीं है ना, ये तो अब कह रही है ना, अब ये तो मैं कल की रिकॉर्डिंग देखूंगा फिर वो पता चलेगा मुझे कि किसने मिस किया। बिल्कुल सही है। तो आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? हाउ वाज योर वीकेंड? ठीक गुजरा? एंड हाउ वाज योर फर्स्ट डे ऑफ द वीक हमारे बगैर? सही गुजरा? गुजरा है इमरान, लेके भी कह रही हैं बेहतरीन। बहुत कुछ था बताने को एक्सप्रेसो में। अच्छा जी, हमने मौसम को बड़ा डिस्कस किया था कल, और सारी जो सिचुएशन चल रही थी मॉनसून के हवाले से, मुझे लगता है पाकिस्तान में आज हमने मौसम की बात इन दी एंड सिर्फ मौसम ही रह जाना है पाकिस्तान में। नहीं करनी इमरान मौसम। अच्छा, आज नहीं करनी? चलो बिल्कुल नहीं करनी। और भी बहुत बड़ी अपडेट्स हैं। कल जनाब जो सबसे बड़ी हैपनिंग थी बांग्लादेश की, वो तो हमारे सामने ही थी। जो कोटा सिस्टम के खिलाफ सिविल नाफरमानी की तहरीक थी, उसके सामने फिर बांग्लादेशी वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने आखिरकार घुटने टेके और मुस्ताफ़ी हो गई, और वो भारत पहुंच गई, और यूं 15 बरस से जारी उनके इक़्तिदार का खात्मा हो गया। बिल्कुल, ये जो कशीदगी है मुल्क भर के अंदर हुई, वैसे तो चूंकि आपको मालूम है चूंकि डेवलपमेंट्स हो रही है, तो हमने कहा ज़रा बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग हम इसको स्टार्ट में डिस्कस करते हैं। इस कशीदगी को फ़ौज ने भांपा और हसीना वाजिद को मुस्ताफ़ी होने के लिए 45 मिनट्स का टाइम दिया गया। इट लुक्स लाइक अ फिल्म। आई मीन, हम ऐसा लग रहा था। जो आर्मी चीफ हैं वक़ारुज़्ज़मान साहब, उन्होंने कौम से खिताब में कहा कि शेख हसीना ने इस्तीफ़ा दे दिया है, अब अबूरी हुकूमत मुल्क चलाएगी, हम बांग्लादेश में अमन वापस लाएंगे। मज़ीद उन्होंने कहा कि आर्मी से मुज़ाकरात में तमाम अहम सियासी जमातें शरीक होंगी, और फिर इस हवाले से जो डायलॉग किया गया, जो इजलास किया गया, इसमें उनकी अवामी लीग के अलावा बाकी सभी जमातों को शामिल भी किया गया। लोगों ने इस मौके पर जश्न मनाया, सड़कों पर निकल आए, और जो फाउंडर हैं बांग्लादेश के शेख मुजीब, उनके मुजस्मों को भी उन्होंने तोड़ फोड़ दिया और उन पर जूते भी बरसाए। बिल्कुल ऐसा ही है। और जब इस्तीफे की खबर सुनी तो ढाका में लाखों जो तलबा और दीगर अफराद हैं वो बाहर निकल आए और जश्न भी मनाते रहे, और नारेबाजी भी मुख्तलिफ जो है वो होती रही। मुजाहिरीन की जानिब से धान मंडी के इलाके में वाक़ जो बांग्लादेश के बानी, जिस तरह से भी जिक्र किया शेख मुजीबुर रहमान, उनकी यादगारी म्यूज़ियम को भी आग लगा दी गई, और एक और हुजूम ने ढाका में वाक़ अवामी लीग के ज़िले दफ्तर पर भी अटैक कर दिया और उसको नज़र आतिश कर दिया गया। बहुत सारी इस तरह की जो इमारतें थी उनको नज़र आतिश किया गया, और ये जो सारी सिचुएशन बनी, इस पर अमेरिका का भी रद्द-ए-अमल सामने आया। वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के इस्तीफ़ा देने के बाद उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की जो सूरत हाल है उसका बगौर जायज़ा ले रहे हैं, और बांग्लादेश में बुरी हुकूमत की तश्कील जो है वो जमहूरी और जामे होनी चाहिए। अमरीकी सेनेटर ने शेख हसीना वाजिद के मुस्ताफ़ी होने पर मुजाहिरीन को खराज तहसीन भी पेश किया, और उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में मुतवाज़न अबूरी हुकूमत का जो क़याम है वो बड़ा ज़रूरी है। खालिदा ज़िया के हवाले से खबरें आ रही हैं कि उन्हें रिहा कर दिया गया, और जो बरतानिया के वज़ीर आज़म हैं मिस्टर स्टॉमर, उन्होंने बांग्लादेश में जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कहा है कि यहाँ पे जल्द इक़दामात करना होंगे। कि स्टॉमर को बांग्लादेश में गुज़िश्ता हफ्तों के दौरान होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात से मायूसी भी हुई, उन्होंने ऐसा भी कहा। जो शेख हसीना के बेटे हैं जी सुजीब वाजिद, उन्होंने कहा कि उनकी वालिदा मुल्क से बहुत मायूस गई हैं, मुल्क तो जैसे उनसे बहुत खुश है ना। तो खैर, उन्होंने कहा वो अब सियासत में वापस नहीं आएगी। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सरबराह खालिदा ज़िया ने बहरहाल अब आवाम से अपील की है कि आप पुरअमन रहें, वो भी प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं। सो देखते हैं कि ये सियासत किस संग जाती है। इसमें तमाम जो पनपती हुई जमहूरियतें हैं ना, या डेवलपिंग डेमोक्रेसीज़ हैं, उनके लिए एक मैसेज ज़रूर है कि अवाम के सेंटिमेंट के आगे, अवाम के सेंटिमेंट की रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, अवाम की विल की रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। और यू नो, गवर्नमेंट्स आर मेड बाय द पीपल थ्रू देयर वोट्स, थ्रू देयर पावर, और उसको फिर अगर आप गलत एक्सरसाइज करेंगे उसके नताइज ये निकलेंगे। लोग बहुत सारे इसमें पाकिस्तानी सिचुएशन के ऊपर भी कमेंट करें और उसको पाकिस्तान की सिचुएशन से मिला भी रहे हैं। आई विश कि पाकिस्तानी कौम अहमियत के उस दर्जे पर पहुँचे, अपने इख्तियारात को समझे और बाहर निकले। ख़ास तौर पर मैं ये नहीं कह रहा कि आप तोड़ फोड़ करें, एहतजाज आपका हक है, वो आप ज़रूर करें, और उसका हक आपको आपका आइन और कानून देता है, और वो है ये जो नाजायज़ टैक्सेस हैं, ये जो बिजली के बिल हैं, ये जो हुकूमत यक जुम्बिश कलम फैसले करती है और आवाम पिछले चले जाते हैं, इसके ऊपर ज़रूर आपका बनता है बोलना, और ज़रूर बोलना चाहिए। लेकिन फिल वक्त तो एक बड़ी गहरी खामोशी है और वो चल रही है। और जिस तरीके से एहतजाज, वैसे अगर इस सारी सिचुएशन पर जो जमात इस्लामी का एहतजाज भी जारी है, वो 10वें रोज़ में दाखिल हो चुका है धरना। लेकिन अगर आवाम की बात की जाए तो उधर सिर्फ कारकुनान की ज़्यादा बड़ी तादाद मौजूद है। हमारी आवाम अभी भी सो रही है, और देखते हैं कि कब तक भी सो रही है। चलिए, अब आपने जिक्र छेड़ ही दिया तो हम अपने मुल्क की जो सियासत है उस पर भी जिक्र कर लेते हैं। और अब ज़रा मुल्क की सियासत की बात कर लेते हैं। तो जनाब, इलेक्शन एक्ट में वो जो तरमीमी बिल है, उसके बाद से हुकूमत कौमी असम्बली में जो बिल
ला चुकी है और इसकी जो सिचुएशन है उसकी मंजूरी के बाद PTI को मखसूस नशिस्तें फिलहाल मिलती हुई नजर नहीं आ रही और जो केस का तफसीली फैसला है वो तो अभी तक नहीं आ सका, लेकिन इससे कबल 2 जजेस का इख्तलाफी नोट सामने आ चुका है जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने अपना इख्तलाफी नोट जो है उसमें कहा है कि केस का तफसीली फैसला 15 दिन गुजरने के बावजूद नहीं आ सका और उन्होंने ये लिखा है कि PTI को रिलीफ देने के लिए आइन के आर्टिकल 63 और आर्टिकल 51 को मुअत्तल करना होगा और उन्होंने ये भी कहा कि जो मखसूस नशिस्तों का मामला है उस पर हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से मज़ीद तशरीह होगी या फिर ये मामला जो है वो तौहीन अदालत की तरफ जाता हुआ हम देख रहे हैं। उधर बानी PTI ने गुज़िश्ता हफ्ते जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि हम फ़ौज के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे और हम मुज़ाकरात करेंगे। हमने फ़ौज पर कभी इल्ज़ामात नहीं लगाए बल्कि हमने तनकीद की है, जिसके बाद बैकडोर डील की खबरें गर्दिश करने लगी। इस पर गुज़िश्ता रोज जो अस्करी तर्जुमान है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दैट वाज इंपॉर्टेंट। उन्होंने कहा कि 9 मई पर पाक फौज का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है, कोई तब्दीली आई है ना आएगी। बयानिया बनाने वाले फौज और अवाम में दरार डालना चाहते हैं। डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ पहली दिफाई लाइन कानून है, ऐसा कहा DG ISPR ने। सुनिए जरा। का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, ना उसमें कोई तब्दीली आई है और ना ही आएगी। जो भी शख्स चाहे वो मुल्क में हो चाहे वो मुल्क से बाहर, किसी रुतबे पे हो, किसी ओहदे पे, वही उसका मकाम, अगर वो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है, अवाम और अफवाज के दरमियान खलीज पैदा करता है, फेक न्यूज़ में इन्वॉल्व होता है, तो फौज उसके खिलाफ ज़रूरी कार्रवाई करेगी। और ये जो डिजिटल दहशतगर्द बाहर बैठ के बातचीत करते हैं, मैं इनको बदकिस्मत ही कहूँगा, क्योंकि ये वो बदकिस्मत बेज़मीर लोग हैं जो चंद पैसों की खातिर अपनी रियासत, अपने इदारों और अपने अवाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। और जनाब उधर PTI ने बानी की गिरफ्तारी को 1 साल मुकम्मल होने पर गुज़िश्ता रोज सवाबी में जलसा किया और कहा कि पंजाब का रुख कर रहे हैं अब हम और पंजाब में जलसे होंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर जलसे से सवाबी तो KPK में ना अली अमीन साहब को कहें कि सवाबी KPK में। वो कहते हैं कि अब हम पंजाब में जलसे करेंगे, अब हम आ रहे हैं, पहला जलसा हमने कर लिया, अब हम आ रहे हैं पंजाब के लिए तैयार। उन्होंने कहा कि अब हमारा जहां दिल करेगा वहां जलसा करेंगे, कोई रोक सकता है तो रोक ले हमें। उन्होंने कहा कि F9 पार्क या श्रीनगर हाईवे दे दो, नहीं तो D चौक में जलसा करेंगे। खासे गुस्से में तैश में नजर आए। उन्होंने कहा कि किसी का बाप भी नहीं रोक सकता हमें जलसा करने से, आपका NOC हम जूते की नोक पर रखते हैं और किसी का बाप भी अब हमारा NOC खत्म नहीं। मेरे ख्याल में सुनवा दें उन्होंने क्या कहा है। इस्लामाबाद में जलसा था, इस्लामाबाद मेरा भी दारुल खिलाफा है। अब किसी का बाप भी हमारी NOC कैंसिल नहीं करेगा, अब किसी का बाप भी हमें नहीं रोक सकता। अगस्त के आखिरी हफ्ते या सितंबर के पहले हफ्ते में वीकेंड के ऊपर हमारा इस्लामाबाद में जलसा होगा, जहां हमारी मर्जी है वहां पे होगा। कोई रोक सकता है तो रोक ले, चैलेंज करता हूं। वो हमारे उर्फ़े आम में जब लोग लड़ पड़ते हैं ना तो कोई अगर माँ बाप का नाम ले तो कहते हैं देखो बाप तक ना पहुंचो। हाँ। मैं अली अमीन साहब को कहूँगा आप सियासत करें, आप किन चक्रों में पड़ रहे हैं, बाप तक क्यों पहुंच रहे हैं। अच्छी अच्छी बातें करें, एहतजाज आपका राइट है, वो आप बिल्कुल करना आपका राइट है। खैर हमारे साथ आमिर इलियास राना साहब है जी, तज्जिया हम उनसे लेते हैं, हम तो आप तक खबरें पहुंचा चुके हैं, जरा पूछते हैं उनसे कि वो क्या देख रहे हैं सूरत हाल को और कैसे देख रहे हैं। आमिर साहब थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आज तो हम आपको बारिश की मुबारक भी नहीं दे सकते, आपके शहर का मौसम 2 दिन हम सेंक के आ गए, बहुत गर्म था, तो मेरे ख्याल में आज हम डायरेक्ट सियासत की बात कर लेते हैं। बड़ा फुल ऑफ हीट एक जलसा, फुल ऑफ पीपल एज वेल, बहुत रिस्पॉन्सिव, बहुत बड़ा क्राउड इकट्ठा कर पाई वंस अगेन तहरीक इंसाफ, लेकिन KPK में नॉट इन पंजाब। एम्स और एम्बिशंस उनकी मौजूद हैं सर, योर टेक। बिल्कुल, और होने भी चाहिए। ये हर सियासी जमात का हक है कि वो जलसे जुलूस करे, अपनी राय का इजहार करे, लेकिन जो बात आपने कही ना कि खामखा वालिदैन को बीच में ना लाएं, ये जज्बाती लोगों को कर रहे होते हैं, खुद नहीं होते, ये ध्यान में रखिएगा। ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए होता है। भाई किसने आपको रोका है पहले जलसों से? आप कहते हैं कि हम इजाजत नहीं लेंगे तो आप ना लेते, आप लोगों को ले आते। आप 5 महीने हो गए वजीर आला बने हुए, आप अपने सूबे में इतने लोग फौत हो गए इन बारिशों में, कितने लोगों के पास गए? आप बन्नू में लोग शहीद हुए, उनकी तरफ गए? आप बाद में जाते हैं हर तरफ नारे मारने के लिए। आपको चाहिए कि जो आपके जिम्मे असल काम है कि आप लोगों की फलाह बहबूद करें और सियासत को बिल्कुल लीड करें। आपके यहाँ एक शख्स लीड करता था, शेर अफजल मरवत, वो आप सबकी भेंट चढ़ा कि भाई कैसे कर सकते हैं आप, आपके अपने अंदर उन्हीं इख्तलाफात नहीं खत्म होते। आपने सितंबर का पहला हफ्ता यानी 7 तारीख या फिर 31 अगस्त को
जरूर कीजिए इस्लामाबाद में जलसा। ये धमकी लगाने की क्या जरूरत है, आप करके दिखा दें कि आपको कौन रोक रहा है। हुकूमत डर जाती है, कहते हैं वो हुकूमत में एनओसी नहीं देती। हुकूमत को क्या खतरा है, हुकूमत दे देना एनओसी। मैं उसको नहीं, मैं उसको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करूंगा। मैं पहले जलसे की गुफ्तगू पे तबसरा कर रहा हूँ। अब आप आ जाएं कि जी किसी का बाप नहीं रोक सकता, तो आप अदालतों में फिर क्यों जाते हैं? फिर आपको जरूरत ही नहीं है। जहां आप समझते हैं कि अदालत आपके हक में फैसला दे रही है, तो आप कहते हैं अदालतों के जरिए इंसाफ ले रहे हैं। और जहां आप समझते हैं कि नहीं हमें इंतजामिया रुकावट डाल रही है, तो वहां आप लोगों के वालिदैन तक पहुंचते हैं। वो मैसेज किसको दे रहे हैं? एस्टेब्लिशमेंट को दे रहे हैं। वो मुझे और आपको नहीं दे रहे। और इनकी पार्टी के अंदर इन पर बहुत लोग उंगली उठाते हैं कि ये आप खुद एस्टेब्लिशमेंट का एक मोहरा है। तो चलें, हाथ कंगन को आरसी किया, अब आप करके दिखाएं। इंतजामिया कैसे रोक सकेगी जब आप लोगों को केपी से जलसों में लेके आएंगे? आपको क्या जरूरत है? इस्लामाबाद में पहले भी जलसा कर रहे थे तो जिम्मे आप ही के लगा था कि आप लोगों को लाएंगे। यहाँ पे अभी तक लोगों के जहन में है, तो भाई ये सियासी चैलेंज है ना, आपने ले लिया है, तो इसको आप कबूल कीजिए। आप देखें ना, इस्लामाबाद के तो दो तरफ तो आप ही बैठे हुए ना, एक तरफ पंजाब है, दो तरफ कह लें आप घूमते फिरते मरी से आए और पिंडी से आ जाएं तो पंजाब है, तो आप हरिपुर से आ जाएं और आप अटक की साइड से आ जाएं। आप तो आज रूट भी बता रहे हैं हमें सर। तो हाँ, ये रूट छुपे हुए नहीं है, ये परवेज खटक साहब ने सारे रूट यूज किए थे। ये 25 मई 2022 को जब आपकी केपी में गवर्नमेंट मौजूद थी, इमरान खान मौजूद थे, तो क्यों नहीं लोग आए थे? आज आपकी मकबूलियत अपने उरूज पे है, तो जरूर आजमाइए ना भाई। कौन रोक रहा है आपको? आप लाहौर में क्यों नहीं, पंजाब के दिल में, शहर में क्यों नहीं जलसा करते? आपकी क़यादत जो बाकी लोग आगे हैं, तो हमाद अजहर, मियां असलम इकबाल, ये सब लोगों को आना चाहिए। क्या है, जेल ही है ना सियासी लीडरों के लिए, तो ये तो कोई मसला नहीं है। ये सारे जेलों से होके आमिर साहब, हम सेफली ये कह सकते हैं कि कोई नहीं रोक रहा। आप कह रहे हैं कौन रोक रहा है? नहीं, कोई नहीं रोक रहा। अगर कोई नहीं रोक रहा तो फिर तो उनको क्या अमर माने, कर लें। इशू ये नहीं है जिसकी बुनियाद पे आप सारी बात और हम करते हैं ना कि लोग आ जाए ना, तो आप जब इंतशार फैलाएंगे ना और आप ये दावे करके आएंगे, फिर आपको रोका भी जाएगा। आपको आना तो स्टैंडर्ड टर्म्स पे है ना, वहां पे आपकी अपनी गवर्नमेंट थी, आपने कर लिया। अब आप यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट में जब जलसा करेंगे तो आपको डीसी को दरखास्त देनी होगी। अच्छा। जब आप दरखास्त दे देंगे, आज आप दे दें दरखास्त, आपको हाई कोर्ट ने 3-4 दफा कहा है। आप पहले खुद रमजान शरीफ में 27वीं रात की वजह से चले गए, फिर आपने तारीख दे दी, आप मुहर्रम की वजह से चले गए। भाई आप लोग सोच के तारीख दे दिया करें। अभी भी आपने तारीख दी कि अगस्त का आखिरी हफ्ता या सितंबर का पहला हफ्ता। तो मैं तो समझता हूँ आना चाहिए। जमात इस्लामी पिंडी में बैठी है ना, आप लोग मिल भी जाएं। इशू ये है कि आप सियासत क्या कर रहे हैं। वो आई है जमात इस्लामी आम आदमी की आवाज बन के कि जी ये मेरा बिजली का बिल है, महंगाई है, हम इससे तंग है, वो अपील करती है। यहाँ आप अपने लीडर के लिए आ रहे हैं, तो फिर अपने लोगों को लाएं। मैं तो सच्ची बात है इस पे नहीं हूं। इंतजामिया जब एक्शन करेगी फिर हम देखेंगे कि वो क्या कहते हैं। इस दफा जब आपको अगर हौसले आपके बुलंद हो रहे हैं, तो फिर क्यों देर नहीं होनी चाहिए, फिर आप करें जलसा। फिर जो अभी आपने आवाज भी सुनाई DGISPR की, तो उन्होंने जो 7 मई को पैगाम दिया था, वो ये दिया था कि पहले आप माफी मांगे। सारा आमिर साहब, सारा जहन PTI का बना के एंड पे आपने DGISPR की प्रस्त का तस्करा भी कर दिया। नहीं, मैंने कहा है कि वो किसको चैलेंज कर रहे थे। मैंने तो आमिर साहब जो पिछले हफ्ते जो बानी PTI का वो शहबाज शरीफ को चैलेंज कर रहे थे। वो कह रहे थे कि रोक सको तो रोक लेना। अच्छा, मुझे लगा शहबाज साहब को ही कह रहे हैं। अच्छा, वो फौज को, अच्छा, फौज को कह रहे थे। ठीक है, ठीक। ख्याल में ये चलते हैं वैसे। आप तजिया कर रहे हैं ना, आप कह दें। लेकिन अब मेरा मैं मानता नहीं वज़ीर आज़म। अच्छा, ठीक है। तो आमिर साहब, इसी से रिलेटेड जब पिछली बार गैर रस्मी गुफ्तगू की गई बानी PTI की जानिब से, तो उन्होंने कहा कि हम तैयार है, फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर दे। और फिर इस तरह से कल DGISPR ने वही बात दोबारा से दोहरा दी जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई थी। तो उस पर आप क्या कहेंगे? क्या लगता है कि अब PTI को अपना ये जो मुतालबा है या फिर ये जो मौक़िफ़ है, इस पर नजरसानी की जरूरत है कि सिर्फ मुज़ाकरात फौज से ही करने? दो चीजें हैं। खान साहब ने कहा था कि फौज मुकर्रर कर दे नुमाइंदा, और महमूद खान अचकज़ई मेरी तरफ से होंगे। खतरा है कि मेरा केस मिलिट्री कोर्ट को जा रहा है। दो चीजें कही थी उन्होंने। एक चीज पे फौरन यूटर्न लिया अगली मुलाकात में कि मैंने ये नहीं कहा था कि फौज के साथ बात करेगी, मैंने कहा था कि महमूद अचकज़ई सियासी जमातों से बात करे। तो महमूद खान अचकज़ई ने तो खुद कह दिया था कि मैं फौज से बात नहीं करूंगा, मैंने तो सियासी जमातों से बात करनी है। तो ये खान साहब की पर्सनल ख्वाहिश है
कि फौज के साथ उनके मुज़ाकरात हों, और फौज का जवाब कोई 9-10 दिन के बाद इस तरह बराह रास्त प्रेस टॉक में एक सवाल के जवाब में आ गया कि हमारा मौक़िफ़ वही है, ना बदला है ना बदलेगा। तो आपको उस बात को समझ लेना चाहिए कि खान साहब खुद डेस्परेट हैं कि मुझे पुरानी सी मोहब्बत मिल जाए, पहले थी वो खेलने को चांद मिले, वो अभी नहीं मिल रहा। तो अब आप देखें कि ये सियासत का जो रास्ता है ना, सियासत का रास्ता जो है ना, वो गुफ्तगू है। अच्छा, लेकिन इसमें एक और भी तो नुक्ता है ना, करनी पड़ेगी जी। एक सेकंड इमरान, आपको गुफ्तगू उन लोगों से करनी पड़ेगी जो लोग पार्लियामेंट में मौजूद है। आप हुकूमत से बात ना करें, आप कहें हम पार्लियामेंट में बैठते हैं, स्पीकर के साथ हम बैठते हैं। मैं तो एक तज्जिए के तौर पे सजेशन दे सकता हूं कि जनाब आप कहें कि हम हुकूमत में नहीं, हम पार्लियामेंट से बात करेंगे, और हमें इलेक्शन ऐसा चाहिए जिसके अंदर ना जो इनकी मर्जी का इलेक्शन कमीशन ना हो, हालांकि लगाया वो इनका अपना है, इनकी मर्जी के मुताबिक इंतखाबी इस्लाहत होनी चाहिए, वो ठीक करा लें, बैठ जाएं, और फिर कहें ना कि फौज को अपना अमल दखल नहीं, वो अपना काम करें। वो तो पहले कह रहे हैं कि हम आपसे माफी का मुतालबा कर रहे हैं, सिद्ध के दिल से माफी मांगे और जाके बातचीत करें आप सियासतदानों से। तो खान साहब को थोड़ा सा, मतलब खान साहब के वोटर को नहीं फर्क पड़ता, हर सियासी जमात के लीडर के अपने फॉलोअर्स हैं। ये सबसे अहम नुक्ता आपने बोला, ये सबसे अहम नुक्ता आपने कहा कि खान साहब के वोटर को हमेशा फर्क नहीं पड़ता। अगर उनके वोटर को फर्क नहीं, उनके वोटर को किसी चीज से फर्क नहीं पड़ा आज तक, न सिर्फ इंटैक्ट रहा बल्कि बढ़ता चला गया। और अब ऐसा लगता है, मतलब ये ख्याल है मेरा, कि अगर वो कल एक एक्सक्यूज की भी ट्वीट कर दें या माफी की भी ट्वीट कर दें या आके कह दें ऑन स्क्रीन कि जी मैं माफी मांगता हूं, ये नहीं होना चाहिए था, या हम इस पर शर्मिंदा हैं, तो मेरे ख्याल में तब ये उनका वोटर कहेगा कि ठीक है जी, लीडर ने बेहतर समझा। लेकिन उसके बावजूद वो इस पॉइंट पे फिर क्यों नहीं आ रहे, जब उनको अपना केस भी बकौल आपके मिलिट्री कोर्ट्स में जाता नजर आता है, जब वो ये भी कह रहे हैं कि हुकूमत हमें फौज से लड़ा रही है, और फिर अगर वाकई हुकूमत लड़ा रही है तो फिर हुकूमत कामयाब हो रही है, अगर ऐसा कर रही है बकौल खान साहब के, तो फिर खान साहब क्यों अपनी स्ट्रैटेजी तब्दील नहीं करते, हालांकि उनका वोटर तो इंटैक्ट है एज यू सेड। देखें, मैं उस बात पे अभी भी खड़ा हूं कि खान साहब के वोटर को इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा, इसी चीज का नाम होती है ना। लेकिन ये लीडरशिप का काम है कि वो अपने वोटर को भी संभाले, अपनी मकबूलियत को भी संभाले और कबूलियत का रास्ता अपनाए। अच्छा, इस बात में बड़ा एतराज होता है कि जी कबूलियत किस लिए, जब लोग वोट दे रहे हैं। पाकिस्तान की अपनी हकीकत है, हमारे यहाँ लोग कल से जो ममासलत बांग्लादेश में ढूंढ रहे हैं, वहां वेंटिलेशन बिल्कुल नहीं थी, वहां हिज़्ब इख्तिलाफ फांसियों पे थी, जेलों में थी। यहाँ पे सोशल मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे, हर टॉक शो में कैथारसिस हो रहा है, लोगों का गुफ्तगू हो रही है और हर बंदा अपना अपना तज्जिया देता है। आपके पास रोज मेहमान आते हैं, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, दूसरे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ये आजादी जब मौजूद होती है तो लोग उस नहज पे नहीं जाते जहां पे इतनी ज्यादती हो रही हो कि आपने अपनी ही पार्टी के लोगों को सिर्फ भर्ती करना है, आपने दूसरे को जीने नहीं देना, दूसरे को जीने नहीं देना, बल्कि जो लीडरशिप मौजूद है उनको फांसियां देनी है। और इलेक्शन आपने टोटल, यहाँ पे एक बात हो रही है, लेकिन जब हम एक बात करते हैं कि 24 में ये हुआ, तो हमें बिल्कुल 5 साल पीछे 18 को नहीं भूलना चाहिए कि आप भी इसी तरह आए थे। तो फिर आप रास्ता अपनाइए ना, आज आपकी मकबूलियत होगी, 18 में नहीं थी आपकी, आप थे मकबूल लेकिन नवाज शरीफ आगे थे, लेकिन आपको लाया गया। इस दफा आप पीछे हो गए, ये तरीकाकार आपको खुद पता है, किसी और को नहीं पता। इसको सेटल करें तो आपको, तो फिर इसको एक रास्ता बनाइए ना। लीडरशिप इस चीज का नाम नहीं है कि लोगों को मरवा दें। ठीक है, अगर आपने ये काम करना है तो फिर लोग, हमारे लोगों ने अपना फैसला कर लिया था कि हम जमहूरी लोग हैं, हम वोट डालने जा रहे हैं। आप अब संभाले ना अपने आप को कि लोगों की राय को कैसे अपने साथ मुस्तकिल लेके चलना है। इस तरह लड़ा भिड़ा के काम नहीं चलने का। ठीक है, ढूंढ लेना चाहिए। ठीक हो गया। वैसे हुकूमत के हवाले से तो एक बात मैं कहना चाहूंगा, लगता है असल हिज़्ब इख्तिलाफ हम हैं। अपने बिजली के बिल्स, टैक्सेस देखते हैं, क्योंकि असल हिज़्ब इख्तिलाफ तो इधर ही है, जिसके ऊपर वो सारा गुस्सा निकालते हैं। दूसरी तरफ से तो कोई रेजिस्टेंस आ कोई नहीं रही, कम से कम तहरीक इंसाफ की तरफ से तो नहीं है। खैर जी, थैंक यू वेरी मच आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप तशरीफ लाए, तज्जिया हमारे सामने रखा, सियासी सूरत हाल क्या है इस पर हमने बात की। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ मौजूद हैं, हम आपको एक बहुत ज़बरदस्त मेहमान के साथ मिलवाते हैं, उनकी मुलाकात आपसे और आपकी उनसे करवाते हैं, क्योंकि हम एक ऐसा ज़रिया हैं जिस पे रहते हुए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे पाकिस्तानी जो दुनिया में कहीं पे, और ख़ास तौर पे ख़वातीन पाकिस्तानी, अगर कहीं पे भी कुछ पाकिस्तान के लिए अपने लिए अलग करें, बेहतरीन करें, तो उसको आप तक पहुँचाएँ। आज हम जिक्र कर रहे हैं इन खातून का, जिनको आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। शमशाल से इनका ताल्लुक़ है, बहादुरी और दिलेरी
छोटी चीजें इनके सामने जो इन्होंने कर दिया। इन्होंने K2 सर कर ली है, मुहावरतन कहा जाता है ना, तुमने कौन सी K2 सर कर ली है। भाई इन्होंने K2 सर कर ली है। पाकिस्तान और चीन की सरहद पर आपको मालूम है बड़े पहाड़ी सिलसिले हैं, यहाँ पे दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है K2, और दुनिया की वैसे तो दूसरी बुलंद तरीन है, लेकिन टेक्निकली माउंटेनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया की सबसे टफ चोटी इसको कहा जाता है सर करने के लिहाज से। इसको इन्होंने समिट किया है। इससे कबल आपको मालूम है समीना बेग और नाइला कियानी ये एजाज हासिल कर चुकी हैं। और सबसे मजे की बात ये भी है कि जो हमारे साथ हमारी जो मेहमान है एक्सक्लूसिव मौजूद हैं, सुल्ताना नस्म। किसी और चैनल पे आपने इनको नहीं देखा होगा, बड़ी मुश्किल से इनको ढूंढ के निकाला, इनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमारे शो पे आएं, और इस वक्त वो लाइव हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने K2 क्लाइम किया है। जी हाँ बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम सुल्ताना, कैसी हैं आप? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। आप सुनाइए, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, हमें तो बड़ा फख्र महसूस हो रहा है आपसे बात करते हुए। आपने माशाल्लाह इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। बताएं कैसे, उस वक्त क्या जज्बात थे, क्या ऐसे साथ थे जब K2 सर कर लिया आपने? जी अपी साहिबा, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने पाकिस्तान के दूसरा K2 मैंने सबमिट किया है। मुझे ये फख्र हुआ कि पाक आर्मी ने मुझे स्पॉन्सर किया है। मुझे बहुत शौक था कि मैं पूरा पाकिस्तान के नाम रोशन करे और पाक आर्मी के नाम रोशन करे। K2 ऐसा कार्ड है जो मतलब सेहत के मामले में या मौसम भी हमारा साथ नहीं दिया है, फिर भी हमने कोशिश किया। 2-3 दफा हमने रोटेट किया, कैंप 2 तक टच किया, फिर आज लास्ट में हमें विंडो मिला तो हमने K2 सबमिट किया है। मुझे बहुत ही फख्र है। आपको आपसे ज्यादा हमें आप पे फख्र है। और आपने कहा ना कैसे आपसे मिलके, आपसे बात करके और अच्छे हो गए हैं। आई बिलीव पूरी कौम अच्छी हो गई है जब वो ये विजुअल देख रही है नेशनल टेलीविजन पे। खातून एक यंग खातून पाकिस्तानी जिनका ताल्लुक शमशाल से है, वो इलाका जो बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं होता है, उन्होंने K2 को सर किया। मुझे बताइए कि ये सबमिट करने का प्लान कैसे बना आपका? वैसे तो आपका जो इलाका है वहाँ पे मकामी तौर पे भी माउंटेनियर और बड़े बड़े माउंटेनियर्स आते हैं वहाँ से, उन इलाकों से, लेकिन आपका ये प्लान कैसे बना और फिर इसको आपने एग्जीक्यूट किया? थोड़ी सी अपनी सफर के बारे में बताइए, इस जर्नी के बारे में बताइए। जी बिल्कुल। मुझे फर्स्ट मिस समीना बेग और सर मिर्जाली ने मुझे अपनी ट्रेनिंग में बुलाया। 3 दफा मैंने ट्रेनिंग लिया है मिस समीना बेग और सर मिर्जाली से। फिर उसके बाद मैंने ट्रेनिंग लिया, तो उसके बाद सर अब्दुल जोशी ने मुझे पशुकॉन्स मैंने पिछले साल सबमिट किया था। तो वो भी बहुत ही मुश्किल था, आई रोक मिक्स था। सर अब्दुल जोशी ने मुझे चांस दिलाया। फिर उसके बाद इसी साल K2 एक्सपीडिशन में गई, पाक आर्मी ने मुझे स्पॉन्सर किया। तो इंशाल्लाह कि मुझे ये फख्र है कि मैंने सबमिट करके आया है, ये मुझे बहुत ही है। अच्छा सुल्ताना, बताएं इसकी तैयारी आपने किस तरह से की और आपको तैयारी में और क्लाइंबिंग में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कितना एडवेंचरस था, इस हवाले से जरा बताएं। मुश्किलात तो बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि ट्रैक के दौरान जब हम लोग बेस कैंप पहुंच गए, उसके बाद रोटेट होते कैंप 1 कैंप 2 मतलब क्लेमटाइज के लिए ऊपर जाना होगा। तो मौसम ने हमारे साथ नहीं दिया K2 पे। अच्छा। तो लास्ट 2 दफा हमने तो मतलब क्लेमटाइज के लिए कैंप 1 कैंप 2 तक गए हम लोग। तो फिर स्टे नहीं किया। कैंप 1 में 2 दिन स्टे किया, बाकी कैंप 2 में स्टे नहीं हुआ। तो उसके बाद हम लोग बेस कैंप आया तो मौसम ने साथ नहीं दिया, तो 3 दिन का विंडो हमें मिला, 27 से 29 तक। तो हम लोगों ने डायरेक्ट कैंप 3 से समिट पुश किया। तो अल्लाह ने हमें रहम करके हमने लोगों ने समिट किया। हम 4 बंदे थे, मैं था, सर जोशी था, सर सरबाज और फरियाद भाई। वाह, स्पेशलिस्ट तो आपके साथ थे और आप भी, जारी बात है। क्या फीलिंग थी जब K2 के ऊपर पहुंच के सबमिट करके, जब आपने देखा कि आप इस वक्त दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी पर मौजूद हैं और सारी दुनिया से ऊपर हैं, तो कैसा फील हुआ? मुझे बहुत फख्र हुआ, मैं बहुत इमोशनल हुआ। जब मैं ऊपर पहुंच गई तो मैं बहुत इमोशनल हुआ। बस मेरी माँ बाप की दुआ और मेरी हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं उसको थैंक करना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, उसकी दुआ और पूरा कौम की दुआ और पाक आर्मी की दुआ से मैंने
चलिए, हमारा ट्रिब्यूट भी है आपको, चूंकि उन्होंने स्पॉन्सर किया तो डेफिनेटली बहुत उनका भी रोल होगा, पाकिस्तान आर्मी का भी। अच्छी बात है। जो इसका बॉटल नेक का एरिया है उसको डेथ जोन भी कहते हैं। हमने तो सिर्फ पढ़ रखा है या सुन रखा है, सुना है बहुत ही टफ है। फिर आपने कहा कि जो क्लाइमेट था, जो वेदर था, वो भी सपोर्टिव नहीं था। तो किसी पॉइंट के ऊपर आपके जहन में आया कि वापस चली जाऊं, ये कहाँ गई हूं मैं, ये क्या कर दिया मैंने? जब मैंने कैंप 3 में समिट पुश स्टार्ट किया तो बस मेरे दिल में ये था कि हो सकता मैं ना हो सकता मैं आऊंगी, तो ये मुझे कंफर्म नहीं था कि मैं वापस आऊंगी। तो जब मैं कैंप 3 से समिट पुश किया तो मुझे चिमनी नाम का जगह है, चिमनी बहुत ही मुश्किल था। बाकी बोटलनेक बहुत ही मुश्किल है, तो मुझे बोटलनेक थोड़ा आसान सा लगा। अच्छा। देन वहां से लाश भी लाया। हाँ। तो हमने देखा है अपने आंखों से, पहाड़ तो पहाड़ है, किसी को एक्सेप्ट करते हैं, किसी को नहीं करते। तो ये हर एक के साथ होते। तो मेरा साथ मतलब K2 इस तरह पहाड़ है कि जो मतलब स्टेमिना की जरूरत होती है, वैसा तो बहुत मुश्किल है। जब मैंने इधर मुझे इन लोगों ने कहा कि स्पॉन्सर मिला है तुम्हें, मैं हंस के कि मैं K2 जा रही हूँ। जब मैं कैंप 1 में गई तो मैं रोना स्टार्ट किया, बहुत ही मुश्किल था, बहुत ज्यादा। जब समिट करके आया तो जो मेरे पीछे मेरे बहन लोग हैं जो मतलब क्लाइंबिंग करने का शौक रखते हैं, तो मेरा ये मैसेज, मैं उन लोगों के साथ हूँ। मैं उन लोगों भी काम करूंगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अभी तो ये फर्स्ट स्टेप है मेरी कि मैं K2 समिट करके आए, इंशाल्लाह कि मैं उन लोगों को भी साथ लेके, स्पॉन्सर अगर मिल गए तो मैं उन लोगों को भी ये मैसेज दे रही हूँ कि मैं के उन लोगों को अपने साथ लेके जाऊंगी। बिल्कुल, बड़ी अच्छी सोच है आपकी। अच्छा, मुझे बताएं, जिस तरह से आपने कहा कि स्टेमिना आपका अच्छा होना चाहिए, इसके लिए तो एनर्जी भी ज़्यादा होनी चाहिए जब आपने मुहिम जो करनी है ख़ास तौर पर। ये बताएं कि टाइम कितना लगता है और इस दौरान में आप खाते पीते क्या है, मतलब क्या डाइट होती है ताकि एनर्जी भी आपकी बहाल रहे? और सर्दी तो हम देख सकते हैं कि कितनी होती है। जी खाना पीना का मतलब इतना वो नहीं होते। जब कैंप 2 से आगे जाते तो मतलब दिल नहीं करे कि मैं ये खाऊं या मतलब खाने को बिल्कुल ही दिल नहीं करते, सिर्फ कॉफी पीते हैं। अच्छा। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैंने कॉफी पिया, चॉकलेट वगैरह, तो वही मैंने कहा कि आपको एनर्जी मिलती रही। अच्छा, मकामी तौर पे क्या मुस्तकबिल है? क्या खवातीन आना चाहती हैं क्लाइंबिंग की तरफ? और आप लोग तो शायद थोड़ा सा ये क्लाइमेट आपको इसलिए सपोर्ट करता है जो कि आप उन इलाकों के रहने वाले हैं, दो कि आपको भी ट्रेनिंग चाहिए, स्किल चाहिए, लेकिन आपकी निस्बत जाहिर बात है जो दीगर पाकिस्तान के इलाके हैं, अगर यहाँ से कोई खातून क्लाइंबिंग करे, माउंटेनिंग करे तो उसको ज़्यादा मुश्किल होगी, ज़्यादा उसके लिए चैलेंजिंग होगा। तो इसके हवाले से आपका तजर्बा अब क्या कहता है? वो खवातीन जो इन एरिया से हैं वो कैसे आगे आए सुल्ताना, एक तो ये बताएं, और मकामी खवातीन को कैसे अब आप एम्पावर करने का इरादा रखती हैं? जो चैलेंजेस आपको आए, आप कैसे उस पर काम करेंगे कि वो बाकी बच्चियों को, बाकी लड़कियों को ना आए? असल में ये मतलब हम लोग मतलब पहाड़ में रहते, तो हमारा ग्रोथिंग सब कुछ मतलब पहाड़ इलाके में हम लोग बड़ी होके मतलब हम लोगों ने मतलब यही चीज हमारे लिए आसान होते। नीचे डाउन से लोग आते तो उन लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल होती है, क्योंकि चलने में, ट्रेकिंग करने में या स्टेमिना या खाना पीने में मतलब बहुत ही मतलब उन लोगों के लिए मुश्किल होते हैं। क्योंकि हम आदत है, हम लोग हमेशा ट्रैक भी करते हैं और पहाड़ इलाके में हम लोग रहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो चले अब टाइम चूंकि खत्म हो रहा है, अब जल्दी से मुझे बताइए कितनी देर आप ऊपर रही और ऊपर रह के क्या क्या किया, वहां पे क्या एक्टिविटीज थी? सॉरी, ऊपर पहाड़ के ऊपर K2 के ऊपर रह के जब समिट कर लिया, कितनी देर वहां पे आप रही और वहां पे रह के क्या एक्टिविटीज की, क्या किया वहां पे? जब हम लोग समिट करके हम तकरीबन 25 मिनट वहां पे बैठ के तस्वीर निकाला। उसके बाद अल्लाह को शुक्र, बहुत ही इमोशनल होते हैं जब इंसान ऊपर मतलब समिट करके ऊपर जाते तो बहुत ही इमोशनल होते हैं। तो अल्लाह को शुक्र किया और पूरा पाकिस्तान के अवाम को शुक्रिया
क्योंकि उन लोगों की दुआओं से हम लोग उन्हें समेट किया है। चले, आपका भी शुक्रिया कि आप सबसे पहले हमारे टेलीविजन चैनल हमारे शो के ऊपर आई। हमारा बहुत बड़ा फख्र है, आप हमें बहुत ज़्यादा आप पे नाज है, बहुत शुक्रिया। और इसी तरीके से और आपका जो हौसला है और जिस तरह आपने अपने को एंजॉय किया उससे तो हम और ज़्यादा अपने आप को बूस्टअप फील कर रहे हैं। आई होप कि अल्लाह सुबह आपको बहुत बड़ी मोटिवेशन सुल्ताना से मिली होगी। सुल्ताना, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। और हर उस बच्ची, हर उस खातून जो पाकिस्तान के लिए, अपनी फैमिली के लिए, किसी भी कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो अपनी एफर्ट पुट करी है, उसको हमारा खिराज तहसीन है। उम्मीद है आपको ये इंटरेक्शन पसंद आया होगा। हम ब्रेक पर जाएंगे, आपने कहीं नहीं जाना, एक्सप्रेसो में आगे बहुत कुछ है। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जनाब। एक अपडेट है ओलंपिक से। 24 मरतबा की ग्रैंड स्लैम चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने बिलाखिर ओलंपिक्स में पहला गोल्ड मेडल जीत लिया है। इतवार को पेरिस ओलंपिक्स में सर्बिया की 37 साला टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ने गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। फाइनल में उन्होंने स्पेन के कार्लोस अल्कारेज को शिकस्त दी। जोकोविच ने अल्कारेज के खिलाफ स्ट्रेट सेट्स में कामयाबी हासिल की और उन्होंने दोनों सेट टाई ब्रेकर पर जीते। जोकोविच चारों ग्रैंड स्लैम जीतने के साथ अब ओलंपिक गोल्ड मेडल भी हासिल कर बैठे हैं। राफेल नडाल और आंद्रे अगासी के बाद वो ये कारनामा सरअंजाम देने वाले तीसरे मेल प्लेयर बन गए हैं। सो कांग्रेट्स टू ऑल दी जोकोविच फैंस। इसके साथ ही ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। दूसरे हिस्से में आपको वेलकम करते हैं और आपको जैसा कि हम बताते रहे ओलंपिक्स को लेकर के 24 करोड़ का माशाल्लाह हमारा मुल्क है और इसमें से सिर्फ 7 एथलीट्स ऐसे हैं जो कि दुनिया के सबसे बड़े खेलों के मुकाबलों पेरिस ओलंपिक्स में गए। उनमें से भी 3 ऐसे थे जिनको वाइल्ड कार्ड पर एंट्री मिली और अब उनमें से उन 7 में से पाकिस्तान के लिए मेडल की पहली और आखिरी, पहले वैसे उम्मीदें थी कि आप पता कोई मौजज़ा कोई और भी कर दे, लेकिन अब सिर्फ आखिरी उम्मीद है। वो एक दिया जो टिमटिमा रहा है, उस दिए का नाम है अरशद नदीम। जेवलिन थ्रो के मुकाबले में आज एक्शन में नजर आएंगे पेरिस ओलंपिक्स के अंदर और उनका पहला राउंड 6 अगस्त को स्केड्यूल है। जेवलिन थ्रो मुकाबलों के ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो अरशद और नीरज चोपड़ा जो कि रवायती हरीफ भी हैं समहाउ फ्रॉम पाकिस्तान एंड इंडिया, और दोनों की बड़ी अच्छी दोस्ती भी आपको ये भी बताया। जब अरशद आए तो उन्होंने बताया था, तो वो जनाब इस ग्रुप में शामिल हैं। और ग्रुप बी का एक्शन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज अगर आप देखना चाहें तो 2:50 पर शुरू होगा और इसमें अरशद नदीम 5वें नंबर पर थ्रो करने आएंगे। आलमी नंबर 5 जो एडिस मेटशेव हैं और आलमी नंबर 6 एंडरसन पीटर्स भी इस हवाले से इस ग्रुप में शामिल हैं। जबकि इस सीरीज में 90 मीटर्स की थ्रो करने वाले जर्मनी के मैक्स डेनिंग भी ग्रुप बी में ही मौजूद हैं जो कि इसमें हिस्सा लेंगे। जी हाँ, और मेडल राउंड के लिए क्वालिफिकेशन मयार को पिछले इवेंट से अब बढ़ा दिया गया। इस बार कम से कम 84 मीटर की थ्रो करने वाले प्लेयर की मेडल राउंड में जो रसाई है वो यकीनी होगी। फाइनल राउंड में मजमूई 12 प्लेयर्स जगह बनाएंगे और 84 मीटर की थ्रो की तादाद 12 से कम होने पर बेहतरीन थ्रो वाले प्लेयर्स क्वालिफाई कर लेंगे। जेवलिन थ्रो मुकाबलों में प्लेयर्स 2 ग्रुप्स में इन एक्शन होंगे। जेवलिन थ्रो का मेडल जो है उसके लिए फाइनल राउंड 8 अगस्त को खेला जाना है और अरशद नदीम टोक्यो ओलंपिक्स में भी 2020 में ये मेडल जीतने के इंतहाई करीब पहुंच गए थे और फाइनल राउंड में सिर्फ 1 मीटर फासले से मेडल नहीं जीत चुके थे। अरशद नदीम को शुरू में ना ही बैनुल अक़वामी मेयार की ट्रेनिंग की सहूलियात मिली और आलमी मेयार का कोच भी नहीं मिला था। अनफॉर्चुनेटली अरशद नदीम को उनके जेवलिन का मसला भी रहा। वो काफ़ी अरसे एक ही जेवलिन इस्तेमाल करते रहे जो अब इस्तेमाल के काबिल भी नहीं रहा था, जिसकी वजह से वो खासे परेशान थे। फिर उन्हें आला मेयार के 6 जेवलिन मिले और पेरिस ओलंपिक से कबल अरशद नदीम को चंद हफ्ते जनूबी अफ्रीका में ट्रेनिंग का मौका भी मिला। हम बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद हैं कि अरशद अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा करें। हमारा फ़ख्र है, लेकिन एक बात यहाँ पे कहना बहुत ज़रूरी है, कितनी आसानी से हम लोग बैठ के अपने प्लेयर्स के ऊपर तनकीद कर देते हैं ना। अरशद फाइट कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, ओलंपिक्स के अंदर वाहिद पाकिस्तानी रह गए हैं जो पाकिस्तान का झंडा उठाए हुए हैं। कि दुनिया भर के अंदर इस वक्त हमारा अगर कोई पेरिस ओलंपिक्स में एम्बेसडर है तो वो अरशद नदीम है। इस के जो मुख्तलिफ इवेंट्स हैं जेवलिन थ्रो जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें 4 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल अब तक वो हासिल कर चुके हैं। गुज़िश्ता बरस आपको मालूम है बुदापेस्ट हंगरी में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी इसमें उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। फिर पेरिस ओलंपिक्स में उसी के तवस्सुत से रसाई हासिल की थी। वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले अरशद नदीम है। इनकी पाकिस्तान की तारीख के पहले एथलीट के तौर पर भी इनको इस हवाले से जाना जाता है। सो देखते हैं वो कैसा मुकाबला करते हैं और कैसे पाकिस्तान को फतह से हम किनार कराते हैं। हमारी बेस्ट विशेस उनके साथ है। लेकिन अरशद, आई लाइक टू मैंस, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। ये क्रिकेट वाला नहीं है, दिल वाला है। जिस तरीके से आप लेके चल रहे हैं, जितने नामसाइद हालात में आप पाकिस्तान के फ्लैग को लेकर गए हैं, आपने वो कर दिया है ऑलरेडी, जिस पे हमें बहुत फख्र है।
और बाकी अल्लाह करे आप टाइटल जीतें, आमीन। आप मेडल जीतें, इंशाल्लाह। जीत कर वापस आएँ तो हम आपको वेलकम करेंगे इंशाल्लाह। और अब सेगमेंट शामिल करेंगे माइंड मैटर्स, जिसमें आज बात हो रही है पाकिस्तान में बढ़ती हुई आबादी पर कैसे काबू पाया जाए। तो आइए देखते हैं। क्या तेजी से बढ़ती हुई आबादी पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है? बढ़ती आबादी का चैलेंज क्या है और बढ़ती आबादी के इन चैलेंजेस से कैसे निपटा जाए? आइए जानते हैं कि तनवीर जहां इस मौजू पर क्या कहती हैं। तनवीर जहां डेमोक्रेटिक कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट की डायरेक्टर हैं और सरगर्म समाजी कारकुन हैं। तो हमने देखा है कि जितनी कम उम्र की शादी है उसके नतीजे में औरतों पर तशद्दुद की शरह जो है वो बढ़ती चली जाती है। कम उम्र की शादी, बड़ा ख़ानदान, वसाइल पे दबाव, बच्चों की ग़िज़ाइयत का सवाल, सेहत कमज़ोर, तालीम से महरूमी, तो दो ही काम होंगे। लड़कियों की कम उम्र में शादी कर दी जाएगी, लड़कों को कम उम्र में मुशक्क़त पे भेज दिया जाएगा। इवन लड़कियों को भी कम उम्र में मुशक्क़त पे भेज दिया जाता है, वो दूसरों के घरों में डोमेस्टिक सर्वेंट के तौर पे भी काम कर रही होती है। 11 जुलाई 1987 को दुनिया की आबादी 5 अरब हुई। तो दुनिया में आबादी से मुताल्लिक तरक्याती मंसूबे बनाने वालों को ये फ़िक्र लाहक हुई कि ये बढ़ती हुई आबादी के चैलेंज को कैसे देखा जाएगा। दुनिया में अभी भी आबादी से मुताल्लिक अदाद शुमार का मामला काफ़ी पेचीदा है। ज़्यादा से ज़्यादा शुमारियात इकट्ठी की जा सकें, क्योंकि जितने लोग शुमार होंगे उनके लिए कितना काम करने की ज़रूरत है उसका अंदाज़ा अच्छी तरह से हो सकेगा। थोड़ी सी नज़र ये देखते हैं कि अगर हम 100 साल का अरसा देखने की कोशिश करें तो 100 साल पहले दुनिया की आबादी 2 बिलियन या 2 अरब थी। तो आज दुनिया की आबादी 7.8 अरब है। इसका मतलब ये है कि तकरीबन 3 गुना से ज़्यादा हो चुकी है। एक नज़र पाकिस्तान पे भी डाल लेते हैं। जब पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आया तो इसकी कुल आबादी 7 करोड़ से ज़्यादा थी, और जिस हिस्से में हम रहते हैं, जिसे उस वक्त मगरबी पाकिस्तान कहा जाता था, उसकी आबादी 3 करोड़ 37 लाख 80 हज़ार थी। आज आप देख लें, हमारी आबादी 22.5 करोड़ से ज़्यादा है, और ये भी वो अदाद शुमार हैं जो हम तखमीना लगाते हैं। एक्यूरेट शायद इससे ज़्यादा हो, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग रजिस्टर्ड नहीं होते। एक मोहतात तखमीने के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 2050 में तकरीबन 40 करोड़ के करीब हो जाएगी। क्या हमारे वसाइल उन 40 करोड़ नफूस की खुराक की ज़रूरियात पूरी करने के लिए काफ़ी हैं? सेहत की ज़रूरियात पूरी करने के लिए काफ़ी हैं? तालीम की ज़रूरियात पूरी करने के लिए काफ़ी हैं? हमारा जो बढ़ता हुआ माहौलियाती जो बहरान है वो किस तरह से इसको मीट कर सकेगा? ये तमाम वो सवाल हैं जो आबादी के बढ़ते हुए अफरीद को समझने में मदद देने के लिए उठाए जाते हैं वक्तन फ़वक्तन। आज भी अगर आप काउंट करें 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। उनके लिए जाहिर है कुछ जगह पे तो ये होगा कि वसाइल की कमी है, कुछ वालिदैन नहीं भेजना चाहते होंगे, लेकिन क्या हमारी रियासत ने इतने वसाइल मुख्तस किए हैं कि आज जो 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते उनको स्कूल भेजने का एहतमाम किया जाए? जब ये इससे कई गुना ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या हमारी रियासत इस बोझ को बर्दाश्त कर सकेगी या नहीं कर सकेगी? तो देखना ये है कि वो क्या चीज़ें हैं जो आबादी में इजाफे का सबब बनती हैं। अगर हम उनको वक्त पे एड्रेस कर लें तो इसको कहीं किसी न किसी सतह पे मैनेज करने का एहतमाम किया जा सकता है। सबसे पहली चीज़ जो दुनिया में आबादी कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है वो माना हमल अद्वियात हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स। हमारे मुल्क में कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल
काफ़ी कम है। एक तीसरा आंसर हमारे यहाँ जो पाया जाता है और जो समाजी सतह पे जिसकी बड़ी कबूलियत है वो ये है कि अगर लड़की जवान हो गई है तो जितनी जल्दी उसे दूसरे घर भेज दिया जाए वालिदैन के लिए उतना सुकून का और इत्मीनान का बाइस होगा। तो कम उम्र की शादी का चलन भी आम है। दुनिया में एक नेटवर्क है जो सारी दुनिया में कम उम्र की शादी के हवाले से काम करता है। नेटवर्क का नाम है गर्ल्स नॉट ब्राइड। उसके मुताबिक पाकिस्तान में 18% शादियां लड़कियों की 18 साल से कम उम्र में हो जाती हैं। 18% ज़्यादा खौफनाक ट्रेंड नहीं लगता, लेकिन इन 18% का मतलब है 19 लाख लड़कियां। उनमें से 4% ऐसी हैं जो 15 साल से कम उम्र में हो जाती हैं। 4.7% लड़कों की शादियां 18 साल से कम उम्र में हो जाती हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितनी कम उम्र में लड़की की शादी होगी फर्टिलिटी की एज उतनी बढ़ जाएगी। तो हमने देखा है कि जितनी कम उम्र की शादी है उसके नतीजे में औरतों पर तशद्दुद की शरह जो है वो बढ़ती चली जाती है। एक और जो अहम चीज़ है, हमने देखा है कि जहाँ औरतें तालीम याफ्ता हैं और एम्पावर्ड हैं वहाँ ख़ानदान छोटे हैं। तो अगर औरतों की मसावात, सिनफी तफावुत को कम करने की कोशिश की जाए, उन्हें एम्पावर्ड करने की कोशिश की जाए तो ख़ानदान छोटे होते चले जाएंगे और आबादी का दबाव कम होता चला जाएगा। तीसरी चीज़ ये है कि हमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है प्रॉपर एजुकेशन में, रोज़गार के मौक़ों में। जहाँ हमने ख़वातीन को काम करते देखा है वहाँ भी हमने ये देखा है कि ख़ानदान का साइज़ जो है वो छोटा होता है। अगर हम इन चीज़ों को एड्रेस नहीं करते तो जो हमने दुनिया से कमिटमेंट की हुई है कि 2030 तक हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में गोल नंबर 1 जो है गुर्बत का ख़ात्मा, दूसरा भूख का ख़ात्मा है, सिनफी मसावात है, उसके अंदर डिसेंट वर्किंग कंडीशंस है, अच्छी हेल्थ है, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन है। ये सारे गोल्स जो है वो हम हासिल नहीं कर पाएंगे अगर हमने इतनी तेज़ रफ्तारी से बढ़ती हुई आबादी को कंट्रोल करने की कोशिश ना की। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जनाब, कुछ क्रिकेट की बात कर लेते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी, उन्होंने डोमेस्टिक चैंपियंस कप शुरू करने का एक ऐलान कर दिया है। लाहौर में वकार यूनुस और सीईओ सलमान नसीर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने 3 नए चैंपियंस टूर्नामेंट का ऐलान किया। मोहसिन नकवी साहब ने मजीद इस मौके पर कहा कि हमारी जो मौजूदा रैंकिंग है ये पाकिस्तान की हकीकी सलाहियत की अक्कासी नहीं करती, लिहाजा हमें अपना असल मकाम बहाल करना है और मैं पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल से बहुत पुरुमीद हूँ, ऐसा मोहसिन नकवी साहब ने कहा। क्रिकेट का मुझे कितना पता है कितना नहीं पता ये तो वक्त बताएगा। दूसरी जानिब साबिक बॉलिंग कोच और मुशीर, ये वैसे दिलचस्प होता है, वकार यूनुस साहब जहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने क्रिकेट के हालात के ऊपर तबसरा किया। उन्होंने कहा जी हमारे सामने ही है और हमें इससे मजीद बेहतर करना है। प्रोडक्ट हमारे सामने है, जब तक प्रोडक्ट ठीक नहीं होगा बात आगे नहीं बढ़ेगी। ये फॉर्मेट अच्छा है कि लेजेंड्स और बड़े खिलाड़ियों को शामिल किया जाए और उन्हें जिम्मेदारियां दी जाएं। अगर क्रिकेटर्स ही क्रिकेट को नहीं संभालेंगे तो क्रिकेट बहुत नीचे चली जाएगी। वकार भाई को लगता है कि इससे नीचे भी जाने की गुंजाइश है। इससे कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कज़ाफ़ी स्टेडियम की तामीर नौ की तकरीब से खिताब किया था, हमने आपको आगाह भी किया था और उन्होंने कहा कि आज खुशी है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम की जदीद बुनियादों पर तामीर नौ की जा रही है। हम अपने जो क्रिकेट स्टेडियम्स हैं उनको जदीद खतूत पर बनाएंगे, इसकी अशद ज़रूरत है। स्टेडियम्स को बेहतर करेंगे और इसमें पिंडी का उन्होंने जिक्र किया, लाहौर कज़ाफ़ी का जिक्र किया और दीगर शहरों में उन्होंने कहा कि हम एक नई स्ट्रैटेजी, नया मनसूबा बना रहे हैं और क्रिकेट टीम की जो दोबारा तश्कील 9 है, इनफैक्ट जो तश्कील 9 है उसको हम करेंगे और सिर्फ मेरिट पर अब क्रिकेटर्स आएंगे। ऐसा वैसे वकार यूनुस साहब ने भी कहा कि अपनी पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग्स को अब पीछे छोड़ना होगा, तो इसी हवाले से जो है ना हमने बात भी की। वज़ीर आज़म साहब ने यह भी कहा कि अगर मैं भी मेरिट के खिलाफ सिफारिश करूं तो ना माने। उधर डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के बारे न्यारे हो गए। मोहसिन नकवी साहब मानेंगे। तो जनाब, पीसीबी ने मुआवजा और मैच फीस का ऐलान कर दिया है। गुज़िश्ता सीजन में डोमेस्टिक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 7 कैटेगरीज में दिया गया और इस बार जो है वो 3 कैटेगरीज में होगा। डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट 150 क्रिकेटर्स को इस तरह से पेश किए जाएंगे। कैटेगरी 1 में 40 खिलाड़ियों को फीकस 5,50,000 रुपए महाना मिलेंगे और कैटेगरी 2 के 50 खिलाड़ियों को फीकस 4 लाख रुपए महाना दिए जाएंगे। इसके साथ साथ कैटेगरी 3 के 60 खिलाड़ियों को फीकस 2,50,000 रुपए महाना मिलेंगे। गुज़िश्ता
गुज़िश्ता सीजन में A+ कैटेगरी के खिलाड़ियों को 3 लाख और A वाले को 2 लाख, B कैटेगरी 1,85,000 और C कैटेगरी पर 1,70,000 दिए जाते थे और D कैटेगरी पर 1,50,000, E पर 1 लाख और F कैटेगरी पर 50,000 मिलते थे। ये सारी सिचुएशन है, सूरत हाल है। सूरत-ए-हाल है। मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद है, मिर्जा इकबाल बेग साहब, सीनियर एनालिस्ट, उनसे बात करते हैं। मिर्जा साहब, आप किस कैटेगरी में इसमें? मैं तो आप लोगों की कैटेगरी सुन रहा था, सुनता रहा और आप इंतजार की कैटेगरी में सुनते नहीं। हाँ, मैं इंतजार कर करके आंखें पत्थर की हो गई। चले, दिल पत्थर का नहीं होना चाहिए सर, दिल मोम रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो हमें इस डेवलपमेंट के बारे में बताइए। मुशीरे चेयरमैन भी मौजूद थे, वजीर आजम भी गए, लगता है क्रिकेट पे फोकस शिफ्ट हो गया एकदम से हमारा, और चेयरमैन भी अब पूरी डेडिकेटेड नजर आते हैं बाकी जिम्मेदारियों को छोड़कर, और यहां तक कह बैठे कि वक्त बताएगा कि मुझे कितना पता है। योर टेक। हाँ, लेकिन ये अच्छी बात है कि डोमेस्टिक क्रिकेट पर 4.5 अरब रुपए कहाँ खर्च किए जाएंगे। वो ये अच्छा उन्होंने सिलसिला शुरू किया है कि 30 क्रिकेटर्स जो है हर टीम में होंगे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है क्या उनका इंतखाब मेरिट की बुनियाद पर होगा? क्योंकि जो मेंटोर लेकर आ रहे हैं, वकार यूनुस कह रहे हैं लेजेंड्स आएंगे। कौन कौन से लेजेंड्स आएंगे मैं आपको नाम बता देता हूँ। मिसबाहुल हक होंगे लेजेंड्स में, इंजमामुल हक होंगे, अजहर अली होंगे। ये 3 नाम तो आप देख लीजिए। मुझे लगा कहीं इमामुल हक का नाम भी अपना ले लें, सारे हक नहीं, उनका नाम इसलिए नहीं ले सकते कि यहाँ पर क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। जब लेजेंड आ गए तो किस टीम में वो होंगे ये भी देखना होगा। लेकिन बहरहाल ये एक अच्छा इकदाम है कि ठीक है, खिलाड़ियों को पैसे मिलने चाहिए। अब वकार यूनुस का इम्तिहान है, जिनके लिए आपने देखा होगा कि डॉन अखबार में एक खबर छपी थी कि वकार यूनुस जो है वो पहले उन्होंने ओहदा संभाल लिया, स्टेडियम आ गए, और दूसरी तरफ इश्तिहार जो है वो बाद में छपा। लेकिन बहरहाल ऑल द बेस्ट टू वकार यूनुस, क्योंकि माजी के उनके बड़े तल्ख तजर्बात रहे। इस मर्तबा उनके लिए लास्ट चांस है कि उन्हें अपने आप को प्रूव करना है। डोमेस्टिक क्रिकेट वो खेले। मुझे अच्छी तरह से याद है कि वो पाकिस्तान स्टील से खेलने आए थे कराची ग्रेड 2 में, और उस वक्त वो बाहर बैठे होते थे। फिर उसके बाद वो UBL चले गए, फिर उन्होंने कामयाबी की मनाजिल तय की, तो उनको पता है डोमेस्टिक क्रिकेट का कि कैसे होती है। लेकिन क्या वो अब अपना वो रवैया तब्दील करेंगे? क्योंकि लोग यही कहते हैं कि जब वकार यूनुस ओहदे पर आ जाते हैं तो फिर शायद इर्द गिर्द के लोगों को शायद पहचानने से इनकार कर देते हैं। लेकिन इस मर्तबा उनका इम्तिहान है, इस मर्तबा उन्हें सबको पहचानना होगा और सबको साथ लेकर चलना होगा। अच्छा, तो मिर्जा साहब, ये जो डोमेस्टिक क्रिकेट के जो नए चैंपियंस टूर्नामेंट्स जिसका हम बात कर रहे हैं, आपके ख्याल में ये क्या इम्पैक्ट डालेंगे पाकिस्तानी क्रिकेट पर, हमारी टीम पर? देखिए, ये तो डोमेस्टिक क्रिकेट अच्छी बात है कि डोमेस्टिक क्रिकेट को रिवाइव किया जाए, लेकिन मोहसिन नकवी साहब के साथ लोग कौन है कि जिन्होंने उस सिस्टम को तब्दील किया था? नदीम खान और जुनैद ज़िया, अब वो उनके साथ ही है। अब ठीक है, वकार यूनुस के सर पर हुमा सज गया है, अब वकार यूनुस ही सब कुछ देखेंगे, लेकिन इससे फायदा होगा। आपके देखे कई टूर्नामेंट्स हो जाएंगे। एक तो पेंटेंगुलर जो चैंपियंस कप है वो होगा, जिसमें वनडे का टूर्नामेंट, T20 का टूर्नामेंट, 4 डे टूर्नामेंट, उसके अलावा कायद-ए-आज़म ट्रॉफी भी होगी, ग्रेड 2 भी, डिपार्टमेंट्स का भी होगा, रीजन्स का भी होगा, तो बहुत सारी क्रिकेट होगी। अब ये है कि किस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, पिचेस कैसी होती है, अंपायरिंग का मयार क्या होता है, खिलाड़ियों को क्या सहूलियात मिलती हैं, कोचेस कौन से होते हैं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इन सारी चीजों को समेटना और फिर इनको एक तरीके से इनको जो है ना वो एग्जीक्यूट करना, वो देखते हैं, वो सलाहियत। अच्छा, आपके ख्याल में मेरे साहब हमारे पास कोई प्लान है इसको लेकर, या महज हम अखबार का और मीडिया का पेट भर रहे हैं? चूंकि हमारे पास एक, मुझे लगता है, ये मेरी थॉट है, मे भी आप उससे डिसएग्री करें, कि भारत की सूरत में, उनके डोमेस्टिक मॉडल की सूरत में, राहुल द्रविड़ की सूरत में हमारे पास एक बहुत अच्छा मॉडल मौजूद है, जिसको हम अगर थोड़ा सा फॉलो कर लें तो मुझे लगता है कि हमारी पिक्स भी अच्छी हो सकती हैं, हमारा टैलेंट भी, रॉ टैलेंट अच्छा हो सकता है। लेकिन क्या हम किसी सर्टेन ट्रैक को फॉलो कर रहे हैं, या हम अपनी कोई स्टोरी नहीं बनाएंगे, अपना स्क्रिप्ट लाएंगे? अब मेरा इशारा वकार यूनुस साहब की तरफ है, क्योंकि अब मुझे तो पाकिस्तान के राहुल द्रविड़ के रोल में वही नजर आ रहे हैं फिलहाल। आप बड़े चुपते हुए सवालात करते हैं इमरान, और आपको तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में होना चाहिए था। सब कुछ निकलवा लेते हैं, जैसे पुलिस वाले मुलजिमों से निकलवा लेते हैं। बस सर, मेहमान अच्छा हो तो सवाल आ जाता है मेरे साथ। कोशिश करते हैं, लेकिन आपने सही पॉइंट आउट किया कि सिर्फ अखबारों का पेट नहीं भरना चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ कि इस पे इंप्लीमेंटेशन का देखना होगा कि कैसे होगी। अब आप भारत से कहाँ कंपेयर कर रहे हैं? राहुल द्रविड़ तो वो आदमी जिसने 2.5 करोड़ रुपए छोड़ दिए। हमारे क्रिकेटर्स तो जॉब के लिए दौड़ते हैं, तो आप कहाँ उनसे कंपेयर कर रहे हैं? लेकिन मैं मानता हूं इस बात को कि हमें मेंटोर अच्छे मिलने चाहिए,
जो खिलाड़ियों को सही, हमारे यहाँ अलमिया ये इमरान कि हमारे क्रिकेटर जब रिटायर हो जाते हैं बोर्ड पर तनकीद करते हैं, बोर्ड में आ जाते हैं, जब बोर्ड से निकाले जाते हैं दोबारा तनकीद करना शुरू कर देते हैं, फिर अगली नौकरी की तलाश में रहते हैं। वो जो आबदोज होती है ना, जो अंडरग्राउंड पानी में चली जाती है, पानी के अंदर, और फिर अचानक निकल आती है, तो वो हाल है हमारे क्रिकेटर्स का। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, ये पाकिस्तान के खेल है, इन्हें पाकिस्तान को रिटर्न करना चाहिए। वक्त कम है। ये जो स्टेटमेंट मोहसिन नकवी साहब की है कि वक्त बताएगा कि मुझे क्रिकेट का कितना पता है या नहीं, उनका तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें आपका पता है कि आपको बहुत सारे क्रिकेट से रिलेटेड लोगों का पता होता है कि उनको कितना पता है। मोहसिन नकवी साहब को क्रिकेट का कितना पता है आपके ख्याल में? देखिए, अगर हकीकत की निगाह से देखा जाए, वो एक आम क्रिकेट शायकीन है, जैसे दूसरे लोग होते हैं क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले। अब उन पर जब जिम्मेदारी आयद हो गई है तब उनकी सलाहियतों का इम्तिहान है। जब निगरान वजीर आला पंजाब थे तो उनका नाम मोहसिन स्पीड था कि बड़ी तेजी से काम कर रहे थे। अभी भी उन्होंने गद्दाफी स्टेडियम में तेजी से काम शुरू कराया, लेकिन क्या वो क्रिकेट को समझते हैं? क्योंकि पहले उनके मुशीर थे वहाब रियाज को मालदीव जो है छुट्टियों पर भेज दिया गया कि जाए कोर्स करके आ जाए। अब मुशीर वकार यूनुस, तो 6 फरवरी को आए मोहसिन नकवी साहब, 2 मुशीर बदल चुके हैं। तो अब देखना यह कि वो क्रिकेट को इतने अरसे में समझ चुके हैं कि नहीं समझ चुके, ये भी एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क होगा। और हर कोई यही पूछता है कि आपके पास 2 ओहदे हैं तो आप किस तरीके से अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। और उसका उन्होंने जवाब दे दिया कि वक्त बताएगा। तो अब वक्त का हम भी इंतजार कर रहे हैं, आप भी इंतजार कर रहे हैं। सही है, मिलके हम इंतजार करते हैं। बहुत शुक्रिया। मिर्जा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद थे। क्रिकेट पर तबसरा उनका हम थे, वो क्या कह रहे थे, क्या हालात आगे चलकर क्या होने वाले हैं, वही बात की है कि जब तक पूरा स्ट्रक्चर तब्दील नहीं होता, तब्दीलियां कहने से नहीं आएंगी। हालात बदलते हैं, जज्बात बदलते हैं, या वाकयात बदलते हैं या नहीं, आपको आगाह रखेंगे। आप एक ब्रेक लीजिए, वापस आइए, एक मेहमान से मिलवाते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। हम वादा करके गए थे ना ब्रेक से पहले कि वापस आएंगे तो एक जबरदस्त मेहमान से आपको मिलवाते हैं। तो हम जो कहते हैं वो हम करते हैं, ये तो आपको पता ही है ना, एक्सप्रेसो की रूटीन है, ये हमारी रीत है। हमारे साथ एक जबरदस्त सिंगर मौजूद है, एक वोकलिस्ट मौजूद है। और आपको पता है कि हमारी सरजमीन, खास तौर पे पंजाब, लाहौर के अंदर तो सिंगर्स बहुत ज़्यादा, वैसे पूरे मुल्क में ही क्या कमाल टैलेंट है, चाहे कोई भी इलाका हो। आज हमारे साथ फलक नूर मौजूद हैं। शी इज़ अ यंग आर्टिस्ट, NCA में पढ़ती हैं। हमने इनको सोशल मीडिया पे देखा और ऐसा हो नहीं सकता कि हमें कोई बहुत टैलेंटेड आवाज़ नज़र आए और हम उन्हें ये इनविटेशन ना दें कि आप प्लीज़ हमारे प्लेटफॉर्म पे आए। फलक आई हैं हमारे पास, इस वक्त मौजूद हैं। हम इनसे न सिर्फ गाने सुनेंगे, थोड़ा सा इनके करियर के बारे में पूछेंगे और इनसे सुनेंगे कि ये आगे क्या करने का इरादा रखती है। सो राइट नाउ शी इज़ लाइव विद अस। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। सलाम, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। कैसा चल रहा है जिंदगानी, कैसी चल रही है और सिंगिंग कैसी चल रही है? सिंगिंग सबसे अच्छी चल रही है क्योंकि वही तो मेरी डिग्री है। ओके। तो आई एम परसुइंग म्यूजिक, तो उसके आप पढ़ भी म्यूजिक ही रही हैं? एग्जैक्टली। अच्छा, तो इज इट अ डिग्री और अ कोर्स और अ सर्टिफिकेट, ये क्या है? इट्स अ 4-year बैचलर्स डिग्री। ओके, अच्छा, रियली सरप्राइजिंग है, पाकिस्तान में ही हो भी रहा है ये मोस्टली इंस्टीट्यूट्स में नहीं होता। इट्स लाइक नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, इट्स स्पेसिफिकली नोन फॉर हैविंग एन आर्ट्स डिग्री इन म्यूजिक। अच्छा, तो मेरा शुरू से इंटरेस्ट था। तो इसमें सब्जेक्ट्स की क्या तकसीम होती है? मतलब आप कैसे पढ़ते हैं? इसमें सब्जेक्ट्स की ऐसे मेरे बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें तकसीम ऐसी होती है कि पहले तो वो जब एडमिशन लेते हैं तो दे लुक आफ्टर कि आप किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है। तो एज अ वोकलिस्ट मेरा वोकल्स में ही था, तो ग्रेजुअली आई गॉट इंटरेस्टेड इनटू इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसमें भी आपके एसेंशियल सब्जेक्ट्स होते हैं, मैंडेटरी के वो कौन से होते हैं? कोर सब्जेक्ट्स आर लाइक वोकल्स एंड बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स एज इन तबला होता है, ओके, एंड पियानो होता है। दीज आर द बेसिक कोर सब्जेक्ट्स जो कि करना है। तो फलक कब से गा रही हैं? मतलब बचपन से शौक था आपको कि भाई मैंने, और मैंने आगे, आपने कभी सोचा था कि मैंने पढ़ाई में भी मैंने मतलब म्यूजिक ही पढ़ना है और म्यूजिक ही नहीं, बेसिकली यूनिवर्सिटी से पहले तो आई वाज डूइंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स एज इन बायोलॉजी एंड फिजिक्स एंड मैथ एंड साइकोलॉजी एंड बट आई वाज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक सिंस आई वाज 8 years old. I was associated with Radio Pakistan. अच्छा, आई एम स्टिल गोइंग देयर। एंड ये किसमें, अब्बा अम्मा में से किसी में था आप में? नॉट स्पेसिफिकली, बट क्योंकि घर में सिर्फ मैं ही हूं। तो बैक एंड पावर हाउस, पावर सपोर्ट कहां से है? बैक एंड से Who made you to take admission in music? I mean mostly अब्बा अम्मा कहते हैं फाइनेंस पढ़ लो, बायोलॉजी, केमिस्ट्री वगैरह, इंजीनियरिंग। उन्होंने शुरू से मेरा इंटरेस्ट देखा था तो उन्हें पता था कि मैं कुछ और करूंगी नहीं। दे इंसिस्टेड मी टू डू सम अदर सब्जेक्ट्स। लेकिन अच्छा, व्हाई यू फेल्ट लाइक स्टडीइंग म्यूजिक? बिकॉज आप अगर एक वोकलिस्ट हैं, आपकी आवाज़ अच्छी है, जो भी आजकल आपको पता है जो भी थोड़ा बहुत गा लेता है वो फिर यही करता है कि अपना
प्रैक्टिस वगैरह की, रिकॉर्ड किया, गाना लॉन्च किया, ऐसे ही आते हैं आर्टिस्ट हमारे यहाँ। तो आपने ये क्यों सोचा है कि आपको प्रोफेशनली इसको पढ़ना चाहिए, शुड हैव आप आगे पढ़ाना चाहते हो इसलिए, या इंटरनेशनली कुछ करना चाहते हो? इसके पीछे क्या मोटिव था, डिग्री के पीछे? इसके पीछे मोटिव ये था कि क्योंकि मैं शुरू से कर रही थी, तो ग्रेजुअली मेरा इंटरेस्ट उसमें डेवलप हो गया एंड आई फिगर्ड आउट के इट्स कनेक्टेड टू द सोल। ओके। तो इट्स नॉट बिकॉज कि मुझे फेम चाहिए या कुछ मुझे सोशल मीडिया या शोहरत चाहिए, इट्स जस्ट बिकॉज फॉर द पीस ऑफ माय ओन सोल। यानी कि आप इसको अपने अंदर डेवलप खुद से करना चाहती हैं। जब हम आपसे बात कर रहे थे तो उनके गिटारिस्ट भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, थोड़ा सा लेट थे लेकिन पहुंच गए। सांस ले लिया आपने? क्या अपना नाम भी बताइए और अपना तारुफ भी कराइए, आप कब से बजा रहे हैं और कब से आप लोग इकट्ठे कब से बजा रहे हैं, प्ले कर रहे हैं? मेरा नाम जो है सोलोमन माजिद और इट्स बीन 13 years 13 years I've been into music। ओके। और आप इकट्ठे कब से हैं? इकट्ठे के मेरी जूनियर है। अच्छा, ओके ओके ओके। चलिए, बस हम आपका ऐसे वेट कर रहे थे जो कि आप आएंगे तो फिर हम कुछ सुनेंगे। अब मैं लाइव शो है तो अभी इनको स्केल सेट करने का मौका नहीं मिला, लाइव आर्टिस्ट का ये प्रॉब्लम होता है, लेकिन इट्स ओके, कम से कम लाइव तो होगा। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग हमें कुछ अच्छा सुनाएं और ताकि हम जो है ना वो ठीक है जनाब, ये लवाजमात सारे ज़रूरी हैं ताकि हमारी टीम, हाँ यस, ये रिकॉर्डेड शोज की तरह नहीं होता है कि वो कट लग गया और फिर फौरन से गाना शुरू हो गया। जब तक वो अपने कॉर्ड्स निकालते हैं, आप हमें क्विकली ये बता दें कि आपने अपना भी कोई गाना रिकॉर्ड किया है, अपना कोई एज एन ओरिजिनल? जी, एक ओरिजिनल मेरा अपलोडेड है, मैंने सोशल मीडिया। हाउ वाज द रिस्पांस, कैसा था? It was pretty good. It was not a single collab. It was with him. He was producing the whole song. अच्छा। And I was on the vocals and we had rap with it. रैप के साथ हमने फ्यूज किया था, तो अच्छे रिस्पॉन्सेस। और आप अभी हमें क्या सुनाने जा रहे हैं आप? बिकॉज़ टाइम बहुत कम है, हम चाहते हैं कि 1 2 3 गाने सुने। मैं आपको वो गाना सुनाऊंगी, मनमाइल। मनमाइल, प्लीज लेट्स गो। यार दे वेड़े आई टप टप गली। Come again. Don't panic. Yeah. It's all right. बेपरवाह मैं तेरे इश्क चुनिया, बस तेरा मुखड़ा दसे बाकी ते मैं अन्निया। माही मैं तेनू समझावा कि तेरे नाल मिलाया अखियां, तेरे नाल मिलाया अखियां, तेरे नाल क्यों लाया अखियां, तेरे नाल क्यों लाया अखियां। दिल में अंधेर है, शिकवों का ढेर है, तेरी दीवानी हुई तेरा कसूर है। छोटे से दिलों समझावा कि तेरे नाल मिलाया अखियां, तेरे नाल मिलाया अखियां, तेरे नाल क्यों लाया अखियां। फाइनली भी हमने सुर पकड़ लिया, उसकी वजह कि सुबह नहीं गाने होते। सो आई हैव बीन टू अ मॉर्निंग शो आज से कुछ साल पहले, और मुझे जब होस्ट ने फरमाइश कर दी और मैंने जब गाया तो वो मैं खुद नहीं सुन सकता, मैंने कैसे गाया। सो आई नो आप बहुत अच्छा गा रही हैं माशाल्लाह। आगे क्या इरादे हैं, क्या प्लान्स हैं, क्या ड्रीम्स हैं?
आगे प्लान्स हैं म्यूजिक को परस्यू करने के ही हैं, बट लाइक क्यूबी टाइप म्यूजिक आपको पसंद है या वैसे? मैं मोस्टली गज़लें गाती हूँ। अच्छा, हाँ जी, मेरा ज़रा क्लासिकल एंड ओल्ड टाइप। और गज़ल में कौन आप किससे ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं आप? Who do you like to sing? इट्स नॉट स्पेसिफिकली एनीवन, क्योंकि हर आर्टिस्ट में कोई ना कोई अच्छी चीज़ होती है, तो मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगी। तो अक्सर क्या, चलें हम फिर कोई गज़ल हम सुन लें आपसे अभी? गज़ल सुनाइए, कुछ सुना दीजिए हमें क्विकली। सिलसिले तोड़ गया, मैं आपको वो सुनाऊंगी, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते। अहमद फराज साहब, वाह वाह। सिलसिले तोड़ गया, सिलसिले तोड़ गया, वो सभी जाते जाते, सिलसिले तोड़ गया, वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते, सिलसिले तोड़ गया। शिकवाए ज़ुल्मते शब से कहीं बेहतर था, शिकवाए ज़ुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवाए ज़ुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, फिर भी एक उम्र लगी जान से जाते जाते, सिलसिले तोड़। कितना आसान था तेरे हिजर में मरना जाए, फिर भी एक उम्र लगी जान से जाते जाते। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा गा रही हैं आप, बहुत अच्छा लगा हमें, क्योंकि ऐसे जॉनरा कम लोग आते हैं, हमारे पास टाइम बिल्कुल कम रह गया। आपका बहुत शुक्रिया, आपका भी और आपका भी आप आए। लास्ट 30 सेकेंड्स जो लोग आपको देख रहे हैं, या न्यू फॉलोअर्स, कुछ नए लोगों ने देखा होगा, कुछ भी आप उनको कहना चाहोगे एज एन आर्टिस्ट? एज एन आर्टिस्ट मैं उनको ये कहूँगी कि आप अपने आर्ट के साथ जितना लॉयल होते हो, आपके साथ आर्ट उतना ही लॉयल होगा। अगर आप उसके साथ डिप्लोमेटिक होकर चलोगे और उसमें अपना फ़ायदा देखोगे, उसको आपको फिर उसी तरह का रिस्पॉन्स मिलेगा। आर्ट मीन्स प्योरिटी, Yes. जितनी डालेंगे उतनी वापस मिलेगी आपको। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन बोथ ऑफ यू। आई होप यू एंजॉयड द वॉइस अर्ली इन द मॉर्निंग। हम एक क्विक ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं और आखिरी हिस्से में आपको ज्वाइन करते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर आपको खुश आमदीद। एक और खबर पेरिस ओलंपिक से है। 100 मीटर रेस में तारीख रकम हुई है जनाब। अमरीकी नेशनल चैंपियन नोह लाइल्स की सनसनीखेज और आसाब शिकन मुकाबले में फोटो फिनिश पर फातेह करार दिया गया। 27 साला नोह लाइल्स ने मुकाबला 9.79 सेकंड्स में अपना रिकॉर्ड बेहतर बनाते हुए गोल्ड मेडल जीता और जमीका के कैशन थॉम्पसन 1 सेकंड के 5,000वें हिस्से के फर्क से हार गए। एक्शन रिप्ले से मुश्किल फैसला ये कर लिया गया और नोह लाइल्स को खुद भी जीत का यकीन नहीं आ रहा था। यूसेन बोल्ट का 2009 में 100 मीटर रेस में 9.58 सेकंड्स का रिकॉर्ड 15 साल बाद भी नहीं टूट सका। बिल्कुल, 100 मीटर्स में नया रिकॉर्ड बन गया। सेमीफाइनल्स में 12 खिलाड़ियों की टाइमिंग 10 सेकंड से कम रही। 4 खिलाड़ी 10 सेकंड से कम टाइमिंग के बावजूद फाइनल में ना आ सके। बट आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट दिस जमैकन प्लेयर जो कि 1 सेकंड के 5,000वें हिस्से के फर्क से हार गए। खेल तो खेल होता है। बहरहाल क्या मुकाबला तो दिले नातमा ने खूब किया। क्या हमारा वक्त खत्म हो गया प्रोग्राम का? बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। आपसे हम कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिए, अच्छा सा दिन गुजारिए और आज के दिन में भी कोई एक काम अच्छा ऐसा जरूर कीजिए जिस पे कल आपको फख्र हो। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।